नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने को है। अब जो चिंता छात्रों अभिभावकों में है वो है करियर को लेकर। 10वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, ये सवाल हमेशा से छात्रों के जहन में घूमते रहता है। एक वक्त था जब 12वीं करने के बाद छात्रों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते थे और वे ये सोचकर टेंशन में रहते थे कि आखिर वे ऐसा क्या विषय या कोर्स चुने जो उनके भविष्य को संवारने में मदद कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 12वीं के बाद विभिन्न कोर्सों और विकल्पों की असीम लाइनें खुली है, जिनमें से छात्र अपनी पसंद और स्कोप के हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन चुनाव करते वक्त छात्रों को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कोर्स या फिर लाइन वे चुन रहे हैं उनमें कितनी संभावना है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करियर काउंसलर दिनेश लाहोटी। उनसे जानेंगे कि करियर चुनते वक्त कौन कौन सी जो बातें हैं उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। दिनेश जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है दिनेश, वो वही है कि करियर प्लानिंग जो है आखिर क्या है और कितनी ज़रूरी है ये करियर प्लानिंग? जो हमारे जो बच्चे हैं वो 21वीं सदी के बच्चे हैं और 21st सेंचुरी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अलग अलग करियर्स अभी अवेलेबल है जो आज से 10-15 साल पहले अवेलेबल भी नहीं थे। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी जो नई शिक्षा नीति है, जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, उसके हिसाब से भी आप देखेंगे अगर तो बहुत सारे नए नए करियर के विकल्प आ रहे हैं। एक तरफ बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शंस खुल रहे हैं, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस जिनकी पहले डिमांड हुआ करती थी उसकी डिमांड अभी कम होते जा रही है। सो डेफिनेटली इस समय में जब बच्चे क्लास 10th के बाद अपना जब स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन, वो एज वेल एज अगर बच्चे 12th के बाद अगर पढ़ रहे हैं तो वो कौन से पर्टिकुलर करियर में जाए और कौन से कोर्स में अपना चुनाव करे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब करियर प्लानिंग की बातें करते हैं तो ये डेफिनेटली सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, कॉलेज के बच्चों के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, क्योंकि हम अपने करियर में हमेशा हम अपना करियर में नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे वो एक हमेशा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और हम जो करते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं, जो हम जिस पर हम एक्ट करते हैं, वो काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे फ्यूचर का कोर्स को चेंज कर देती है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। और काफ़ी आज से जब मैं स्टूडेंट था तब हमारे लिए कोई ऐसा प्रोग्राम या इस तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट अब हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम करियर के विषय में जो जानना है और एक बच्चों को सही करियर उसको दिशा दे, उसके लिए काफ़ी जागरूक हो गए हैं पेरेंट्स, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल दिनेश जी, हम स्ट्रीम्स पर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज की डेट में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां प्रचुर संभावनाएं हैं करियर को लेकर। लेकिन जो दुनिया करती है, जो दुनिया कर रही है, ये भी हमारी करने की कहीं ना कहीं आदत होती है। भेड़ चाल में कहीं ना कहीं चलने की आदत होती है। अगर मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा होता है तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी इंजीनियरिंग करूँ। तो ये जो सोच है, ये जो माइंडसेट है, वो कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, करियर का जो डिसीजन है वो एक ग्रुप डिसीजन नहीं होता कभी भी, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। एक हर स्टूडेंट, हर एक बच्चा एक यूनिक होता है और वो उसकी जो यूनिक एबिलिटीज़ है और यूनिक इंटरेस्ट को ही मद्देनज़र देखते बच्चे को करियर डिसाइड करना चाहिए। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हमारे जिस बच्चा हमारा जिस कक्षा में पढ़ता है उस बच्चों उस ग्रुप में जो टॉपर हमारा जो स्ट्रीम सेलेक्ट करेगा, हम उस अपने बच्चे को भी वही भेज देंगे। ये भी एक काफ़ी जगह देखने को मिला गया है। ये बहुत अच्छा सवाल भी है कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि अगर आप एक करियर के बारे में सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने करियर को, तो कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि बाहर में लोग क्या ले रहे हैं। ये देखना है कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, आपके क्या इंटरेस्ट है और आपका क्या इंक्लिनेशन है। आप उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा सुखी भी रहेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल होने का भी चांसेस ज़्यादा है उसमें। दिनेश जी, वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन फिर भी बच्चे एक या दो करियर को ही चुनते हैं। मार्केटिंग नहीं होना सही तरीके से, क्या ये एक बड़ी वजह है इसके पीछे? आप बोल सकते हैं हाँ, मार्केटिंग या अवेयरनेस नहीं है करियर को लेके, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एज वेल एज काफ़ी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, अराउंड द डिफरेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करियर क्या क्या है, मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है कि ये करियर ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। इसके वजह से वो उस करियर पे नहीं जाते। कुछ सिलेक्टेड करियर्स के बारे में ही उनको पता है और वो उसी की तरफ अपना करियर को आगे लेके जाते हैं। अगर मैं समझता हूँ, अगर अलग अलग माध्यम से अगर हम बच्चों को और पेरेंट्स को अगर हम अवेयर कर सके कि कितने अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ करियर ऑप्शंस है, और अगर वो बच्चे जानेंगे तो मुझे समझ में आता है कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जी बिल्कुल। दिनेश जी, बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने को है, 10वीं की परीक्षा बस 1 या 2 रह गई हैं।
10वीं के बाद जो सब्जेक्ट्स है उनमें उन्हें चुनने के लिए किन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है और कैसे चुने अपने सब्जेक्ट्स? ओके, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। यूजुअली क्या होता है, बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमको सबसे पहले कोई ना कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, राइट? और स्ट्रीम सिलेक्शन, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं ये देखते हुए कि हमारा मार्क्स कितना आएगा। हमारे 10th में अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो हम साइंस लेंगे, नहीं तो हम कॉमर्स लेंगे, नहीं तो हम ह्यूमैनिटीज़ लेंगे। ये एक चलन देखने को मिल रहा है बहुत सालों से और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। काफ़ी बच्चे अभी 10th के परीक्षा के बाद ये वेट कर रहे हैं एग्जाम होने के बाद कि हमारे मार्क्स क्या आएंगे। कुछ फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है या ग्रुप ऑफ पेरेंट्स है, वो ये सोचते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्ट्रीम हमें मिलेगा। मैं समझता हूँ ये दोनों ही तरीके बहुत गलत है और एज ए पेरेंट एंड एज ए स्टूडेंट हमें ये डिसाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन से स्ट्रीम पे जाना है। और मैं समझता हूँ सिर्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको लेने चाहिए जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दे। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बहुत सारे बोर्ड्स, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए, चाहे हमारे काउंसिल के बोर्ड ले लीजिए, दोनों ही बोर्ड में, क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के भी विभिन्न बोर्ड्स में अगर आप देखेंगे कि बच्चों को सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि अगर बच्चे पहले ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम में जाना है या कौन सा सब्जेक्ट में जाना है, मैं समझता हूँ उससे पहले उन्हें ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कौन से करियर में जाना है और उस करियर में जाने के लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी है, कंपल्सरी है, या कौन से सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ूंगा उसे तो मुझे उस करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। से फॉर एग्जांपल मुझे पायलट बनना है, तो काफ़ी बच्चों को लगता है कि अगर पायलट बनना है तो हम कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस किस स्ट्रीम से जाए। काफ़ी बच्चे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में जाके वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हम अब पायलट बनना चाहते हैं। बट पायलट बनने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या कंपल्सरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स एंड मैथ्स। अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स नहीं लिया है तो आप चाहे कमर्शियल पायलट हो या इंडियन एयरफोर्स के पायलट हो, वो जाने में आपका रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इनफैक्ट काफ़ी जगह पे तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिमिलरली काफ़ी बच्चों को डिज़ाइन में रुचि है, आप समझ लीजिए। तो अगर मुझे डिज़ाइनर बनना है तो मुझे साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए। कुछ करियर्स है जिस पे आपके स्ट्रीम और सब्जेक्ट बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, जो इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि डिज़ाइन। आप डिज़ाइन कोई भी फील्ड से जा सकते हैं। हालांकि आप साइंस से जाएंगे तो आपको अलग ऑप्शंस मिलेंगे, कॉमर्स एंड आर्ट्स में अलग ऑप्शंस मिलेंगे, बट इन जनरल डिज़ाइन कॉलेजेस के लिए हार्डली कुछ कॉलेजेस के अलावा मैक्सिमम कॉलेजेस में कोई स्ट्रीम का क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर कोई बच्चा क्लास 10th में है अभी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि मैं कौन से मेरे करियर ऑप्शंस हैं। अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो अपना प्लान ए बनाइए, प्लान बी बनाइए, प्लान सी बनाइए और उनको देखते हुए अपना एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिए। ऐसे सब्जेक्ट लीजिए जिससे आपके ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहे बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि जो कॉलेज ऑफर कर रहा है या स्कूल ऑफर कर रहा है, बट उसको भी देखना है आपको कि आपके इंटरेस्ट में कौन से करियर्स है और करियर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो आपको हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्कूल डेज से ही तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ क्लास 9 से अगर बच्चों को एक्सपोजर मिले या 8 से एक्सपोजर मिले कि कौन से अलग करियर होते हैं। बहुत सारे अलग अलग करियर्स आ गए हैं, जैसे UI UX डिज़ाइन। जैसे आप समझ लीजिए UI UX डिज़ाइन के अलावा आप देख सकते हैं एथिकल हैकिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत विभिन्न तरीके करियर है, जेरेंटोलॉजी, एग्रोनॉमी। मैं आपको करियर्स गिना सकता हूँ, इतने ज़्यादा करियर्स है जो हमें पता ही नहीं होता है बच्चों को कि वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे हमने बहुत देखा है कि अगर बच्चों को ये पता रहता है कि ये करियर एग्जिस्ट करता है तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि बच्चा उस करियर से ज़्यादा कनेक्ट करेगा एंड बहुत ब्राइट चांसेस है कि जो भी उस करियर में आगे जाने की जो भी एग्ज़ाम्स है या जो भी प्रक्रिया है वो बच्चा खुद ही आगे उसको लेके जा पाएगा। बट उससे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट पहले ये है कि बच्चे को पता तो चले कि करियर ऑप्शंस है क्या। तो अगर हर स्कूल में हम एक्सपोजर दे सके बच्चों को क्लास 9 से ही कि ये करियर्स होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा 10th में आए तब तक अगर उनको पता चल जाए कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है, अब इन ऑप्शंस में से मुझे कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं ताकि मैं अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को और अपने इंटरेस्ट के करियर को परस्यू कर सकूं। तो सही जानकारी अगर हो तो आगे बढ़ा जा सकता है करियर को लेकर। दिनेश जी, 10वीं के बाद अगर कोई बच्चा चाहे कि वो अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहता, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन उसके पास आगे के ऑप्शंस क्या होते हैं? कौन कौन सी लाइन है जो 10वीं के बाद वो कर सकता है? अगर एक बच्चा चाहता है कि वो पढ़े नहीं, आप जब पढ़ाई नहीं बोल रहे, जो मैं समझ रहा हूँ आप चाहते हैं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चा जो हमारा सो कॉल्ड ट्रेडिशनल अकेडमिया है उसमें नहीं जाना चाहता, बट बच्चे को कोई अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वो परस्यू करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम अगर बच्चा
मिनिमम अगर वो 12 तक अगर वो जाता है तो उसके बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम है जहाँ पे एक बेसिक एलिजिबिलिटी 10 भी होता है और काफ़ी प्रोग्राम्स में, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम में देखी गई है कि एलिजिबिलिटी मिनिमम क्लास 12 है। तो अगर वो परस्यू करे तो बेटर है, बट ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। 10 के बाद आप देखेंगे बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ITI कॉलेजेस का एक रास्ता है जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो बच्चा ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, इस तरीके की चीज़ों को वो सीख सकता है, एनिमेशन। और इसके अलावा आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर फील्ड में ही कुछ ना कुछ वोकेशनल के काफ़ी सारे अभी ऑप्शंस अवेलेबल है जो बच्चा परस्यू कर सकता है। जी बिल्कुल दिनेश जी, सरकार की स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं करियर को लेकर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करियर काउंसलर दिनेश लाहौटी। दिनेश जी, असम सरकार पॉलिटेक्निक और ITI को अपग्रेड करने की योजना बना रही है। स्किल डेवलपमेंट के तहत कई योजनाएं हैं असम सरकार की। एक एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो अगले कुछ सालों में कितना फ्यूचर आप देखते हैं इस फील्ड में? अब देखिए, अगर आप वोकेशनल करियर्स के बारे में बात करेंगे तो हमें हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल धारणा है कि वोकेशनल करियर अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर आप देखेंगे, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए साउथ कोरिया में मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है वो वोकेशनल करियर्स को परस्यू करती है। इनफैक्ट मेनी कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज लाइक US एंड जर्मनी, इन सब में भी आप देखेंगे कि वोकेशनल करियर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और बच्चे खुशी खुशी और उसमें उनका जो करियर ग्राफ है बहुत स्ट्रांग होता है। सेम चीज़ अभी इंडिया में भी हो रहा है और देखना है हमें कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जिनको अगर एकेडमिया में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो वोकेशनल में जाए अपना, और वोकेशनल में एक बहुत अच्छे उनको करियर की संभावना मिलेंगी, क्योंकि उसमें दो बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट होते हैं वोकेशनल करियर में। पहला, वो डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो, जबकि एकेडमिया में ये फोकस सिर्फ नहीं होता, बिकॉज एकेडमिया में नॉलेज को और रिसर्च को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट जबकि वोकेशनल करियर में बहुत क्लियर फोकस रहता है कि बच्चा एम्प्लॉयबल हो। दूसरा क्या है कि अगर जितना इस तरीके के ही कोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं जिसका ऑलरेडी एक मार्केट में डिमांड है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी के साथ आप ये भी देखेंगे कि गेटिंग टू अ जॉब, वो जो रास्ता है वो भी बहुत कहीं ना कहीं अवेलेबल रहता है व्हेन इट कम्स टू वोकेशनल करियर। और वोकेशनल करियर में समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को परस्यू करना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनको लगता है कि वो ज़्यादा हैंड्स ऑन काम में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। आज देखिए, आज अगर हमारा मोबाइल ख़राब होता है, आप एक मोबाइल अगर आप किसी को भी देंगे अपना मोबाइल ठीक करने के लिए, वो सिर्फ खोलने का, उसको रिपेयर करने का मिनिमम, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका पिन कोड क्या है, मतलब आप कहाँ रहते हैं, मिनिमम से मिनिमम वो आपसे 400-500 रुपये ज़रूर लेगा। आप सोचिए अगर आप दिन में 5-6 भी अगर मोबाइल फ़ोन ठीक करते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की यूज़ बहुत हो रही है, तो एक मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने का जो स्किल है वो भी बहुत डिमांड में है और बहुत नीडेड है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने होम टाउन या जगह को छोड़ के आप बाहर आओ, रादर वहाँ पे आपको डिमांड और ज़्यादा मिलेगी, राइट। तो इस तरीके के वोकेशनल करियर्स आप परस्यू कर सकते हैं। वोकेशनल में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टेक्निकल करियर है, नॉन टेक्निकल भी एक स्ट्रीम होता है, एरिया होता है जहाँ पे आप वोकेशनल करियर्स परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए थेरेपी, स्पा, ब्यूटिशियन, इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं, या आप सर्विस इंडस्ट्री में देखेंगे जहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी सेक्टर, वो इनफैक्ट असम गवर्नमेंट का असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद, जो सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट करके जो एक सेंटर है, वहाँ पे आप एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब को देखते हुए यू आर बीइंग ट्रेन, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी ग्रूम कर सकते हैं अपने आप को। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटेक्निक या ITI, इसमें चाहे टेक्निकल साइड में जाए बच्चे या नॉन टेक्निकल साइड में जाए, दोनों में ही ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। और एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, हमें इसको बहुत हेल्दीली देखना चाहिए और इस सेक्टर को भी बहुत नर्चर करना चाहिए। एज ए सोसाइटी, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रहा है, हमें भी उसके साथ उसको फर्दर बिल्ड बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, 10वीं और 12वीं के बाद भी यहाँ इस ओर जाया जा सकता है। बिल्कुल। दिनेश जी, इंजीनियरिंग ये हमेशा से डिमांड में रहा है, लोग चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि वे उनके बच्चे इंजीनियर हो, लेकिन इन दिनों एरोनॉटिकल इंजीनियर को लेकर काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है। भारत में इस सेक्टर का कितनी संभावना है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिमांड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे हम देखेंगे, बिकॉज एविएशन सेक्टर बहुत इंप्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और एट द सेम टाइम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का काम सिर्फ एयरक्राफ्ट व्हीकल्स में नहीं है, स्पेस व्हीकल्स में भी है। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से इसरो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से
उनका इंटरनेशनली एक डिमांड हो रहा है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में हमें एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी। तो मैं समझता हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली मैं भी इंजीनियरिंग में ही हूँ, मेरा बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग ही है और मेरा भी बहुत रुचि था हमेशा से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का। तो अब तो डिमांड उसकी और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, जो हमेशा से डिमांड में रहा है। दिनेश जी, कब से तैयारी करें इस ओर जाने के लिए? क्या स्कूल डेज से ही लोगों को तैयार हो जाना चाहिए? देखिए, सिविल सर्विसेज का अगर आप देखेंगे कि वो एग्ज़ाम क्या स्किल्स इवेलुएट करता है एक स्टूडेंट का, या एक एज ए स्टूडेंट अगर आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, अगर आप वो देखें तो आप देखेंगे कि दो चीज़ें उसमें बहुत फंडामेंटल है। एक है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन बट ऑल्सो योर रिटन कम्युनिकेशन। और ये स्किल्स एक्चुअली हम स्कूल डेज से ही डेवलप करते हैं, नोइंगली या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। बट अगर हम उसको और ध्यान से अगर फोकस करें कि हम बचपन से ही अपने राइटिंग स्किल्स पे, राइटिंग इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि वो सुंदर दिखे बट ऑल्सो हम उसको कम्युनिकेट कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं समझता हूँ अवेयरनेस, द जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल, जिसका एक आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में एक हमेशा पेपर होता है जनरल स्टडीज़, जिसके अंदर साइंस कॉमर्स आर्ट्स बोल के नहीं है, आपको हर चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। तो एज ए स्टूडेंट, एक यंग स्टूडेंट जो क्लास 8, 9, 10 में है, मैं समझता हूँ आप जितने ज़्यादा क्विज, जितने ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स, जितने ज़्यादा डिबेट्स, जितने ज़्यादा आप इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो और जितने ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ते हो, क्रिटिकली पढ़ के समझते हो और उसको लिखते हो, वो स्किल आप अगर आप स्कूल डेज में डेवलप कर सकते हैं तो ये मैंने पर्सनली देखा है कि आगे जाके आप सिविल सर्विसेज में देखेंगे जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होता है वहाँ आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम की कोचिंग भी देते हैं या जो लोग जो क्रैक भी कर पाते हैं, वो आप देखेंगे कि उनमें से वही लोग क्रैक कर पाएंगे अल्टीमेटली जिनका ये दोनों पार्ट बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और वो फंडामेंटल्स के लिए मैं समझता हूँ स्कूल डेज से अगर बच्चा डेली बेसिस में कितने घंटों की तैयारी जरूरी होती है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में? मैं इसका आपको राइट आंसर नहीं दे पाऊंगा बिकॉज ये काफ़ी कुछ ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ बच्चों के लिए कुछ घंटे पढ़ के ही वो बहुत इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं, तो शायद कुछ चंद घंटों में उनका काम हो जाए। बट अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और अगर उसको उस पूरे प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम लगता है तो लेट देम गिव दैट टाइम। आप उसको, बच्चे को बैरियर नहीं बनाना चाहिए कितने घंटे पढ़ना है, रादर ये ध्यान रखना है कि मुझे ये इतना तो पढ़ना है आज, चाहे कितना ही घंटे लगे। दिनेश जी, क्या सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा आसानी होती है दूसरे बैकग्राउंड के मुकाबले में, क्योंकि प्रशासन से जुड़ा जो सिलेबस होता है वो पहले ही पढ़ चुके होते हैं? सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि जो ज़्यादा लोग जो सिविल सर्विस क्रैक कर रहे हैं अभी, उसमें काफ़ी एक ज़्यादा मात्रा में लोग साइंस बैकग्राउंड के आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो ही सिविल सर्विस में हेल्प करेगा, या साइंस बैकग्राउंड में क्योंकि ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो वो हेल्प करेगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आर्ट्स के जो बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो स्पेशली वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस के एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है बिकॉज वो ऑलरेडी उसको पढ़ रहे होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएशन किया रहता है उसमें, तो डेफिनेटली उनको वो एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है। जी बिल्कुल। दिनेश जी, समय हमारे पास बहुत कम रह चुका है, 2-3 सवाल ही है आपसे पूछने के लिए। आप एक करियर काउंसलर रह चुके हैं, करियर काउंसलर हैं, आपके पास जब बच्चे आते हैं तो किस एबिलिटी में आप जज करते हैं कि ये करियर उसके लिए सही है और ये नहीं? तो जब बच्चा आता है हमारे साथ तो एक तो हम बच्चे के साथ अकेले काम नहीं करते हैं, हम बच्चे के साथ उनके पेरेंट के साथ भी काम करते हैं। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि बच्चे पेरेंट आप दोनों आ जाइए, क्योंकि एक करियर का डिसीजन भी एक फैमिली डिसीजन है। क्योंकि एक बच्चा अगर चाहता है कि मुझे ये करना है और अगर पेरेंट्स की कुछ और रिक्वायरमेंट और डिमांड है और फिजिबिलिटी है, तो हम इसलिए हमेशा दोनों पेरेंट्स एंड बच्चों को साथ में बुलाते हैं, हम दोनों से बात करते हैं। हमारे क्वेश्चनियर्स हमने बनाए हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चों से कि उनको क्या रुचि है। अब जो रुचि है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एकेडमिक रुचि भी देखते हैं और नॉन एकेडमिक रुचि भी देखते हैं। हम ये भी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे का एस्पिरेशन क्या है, बच्चा क्या करने का चाहता है, बच्चे कौन से करियर के बारे में जानना चाहता है। तो जो हमारी टीम है हम उस सब चीज़ों को एवेलुएट करते हैं, फिर हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं ये समझने के लिए कि बच्चे का एप्टीट्यूड स्किल्स क्या है। क्योंकि जो क्लास 10th का मार्क्स या 9th का मार्क्स हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाता उस बच्चे के हॉलिस्टिकली, इसलिए हम चाहते हैं हम एक हमारा खुद का एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, हम वो भी कंडक्ट करते हैं देखने के लिए बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चे का पर्सनालिटी क्या है, बच्चे का EQ क्या है, इमोशनल क्वेश्चन क्या है। उन सबको देखते हुए, पेरेंट्स से इनपुट लेते हुए हम बच्चे को हेल्प करते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है। बट हम सिर्फ उनको ये बताते नहीं है कि आपको ये करियर शायद ये 2-3 करियर आपके लिए अच्छा है। हम उसके बाद और फर्दर सेशन लेते हैं जहाँ उस बच्चे को उस करियर के डीप डाइव हम सेशंस देते हैं। डीप डाइव सेशंस में क्या है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को लॉयर बनना है,
पर बच्चे को पता ही नहीं है कि लॉयर क्या है, लॉयर करते क्या है, क्या 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 तरीके के लॉयर्स होते हैं, लॉयर लॉ में आगे जाके क्या ग्रेड है। अगर एक बच्चे को एक करियर में जाना है, मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट को बहुत एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, और वो इन्फॉर्म डिसीजन उसको वो उस पर्टिकुलर करियर के बारे में वो जितने चीज़ें जानेगा वो उतना बढ़िया है। फिर हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं कि अगर कोई बच्चा लॉयर है, हम ट्राई करते हैं उनको कि 1 या 2 लॉयर के से कनेक्ट भी करा दें उनको, ताकि वो उनसे वो मेंटरिंग ले सके कि जो मुझे बनना है वो ये कर रहे हैं ऑलरेडी, क्यों ना उनसे ज़्यादा सीखे हम लोग। जी तो ये बिल्कुल। हमारा पूरा आखिरी सवाल दिनेश जी आपसे, आज की डेट में टॉप 5 करियर कौन से हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बट मैं कुछ करियर्स आपको बताऊंगा जो पेंडेमिक के बाद देखा गया है, जिसके बहुत ज़्यादा डिमांड है। वन इज़ डेफिनेटली डेटा साइंस। डेटा साइंस का बहुत ही एक अमेजिंग डिमांड है। नेक्स्ट इज़ बायोमेडिकल साइंस। बायोमेडिकल साइंस में आप बायोलॉजी के एप्लीकेशन के थ्रू मेडिकल के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, विच इज़ बायोमेडिकल साइंस। थर्ड, अभी चैट जीपीटी आने के बाद पता नहीं उसका एग्जैक्टली क्या होगा, बट डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू कॉन्टेंट, क्रिएटिविटी रिलेटेड जो भी फील्ड है उसका बहुत डिमांड है। UI UX डिज़ाइन आप जो भी एक देखेंगे उसमें बहुत उसका काम है। साइबर सिक्योरिटी इज अनदर करियर। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। तो करियर आपके पूरे जीवन का आधार होता है। यदि आपके करियर का चुनाव सही हुआ तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। कई लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो कई लोग फ्यूचर में आने वाले करियर डिमांड को देखते हुए आगे का फैसला लेते हैं। आपकी रुचि जिसमें है आप वो काम करें, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं उसी में अपना करियर तलाशेंगे तो कभी विफल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।